21 जुलाई सन 1975 5 नौजवान दिन दहाड़े दिल्ली शहर के बीचों बीच कनॉट प्लेस के पास एक बैंक वैन को लूटते हैं। डकैती के दौरान वैन के ड्राइवर और गार्ड का कत्ल हो जाता है। लूट का 6 लाख रुपया लेकर वापस अजमेर जाने से पहले पांचों कसम खाते हैं कि इस बात का जिक्र किसी से नहीं होगा। डकैती को 2 महीने हो चुके थे। दिल्ली में पुलिस दिन रात सुराग ढूंढने में लगी थी और वहां अजमेर में चारों दोस्त 6 लाख रुपया उड़ाने में। लेकिन खर्च करने से पहले उन्होंने बैंक की सील वाले सारे नोट जला डाले। अरे बॉस, नई रोलेक्स वॉच। मैं भी एक जीप ऑर्डर करता हूँ यार। कर ले यार। अरे ये पैसा यूं बर्बाद करने के लिए नहीं है। 2 लोगों की जानें गई हैं यार। ये पैसा तो हम सब के धंधे फिट करने के लिए था। दिलावर की जमीन, गुरजीत का डेयरी फार्म और विकी हमारी नट बोल्ट की फैक्ट्री। पागल मत बन। क्या कर रहे तू? छोड़ इसे। रिलैक्स या नवाब। What happened, गुरी? अब क्या बोलेगा साले? सिड, उस महेश ने धमकी दी है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। मुंह बंद रखने के लिए उसने पैसे मांगे हैं। ये महेश कौन है? वही हट्टे बाजार वाला जिसने रॉबरी के लिए गन सप्लाई की थी। उसको कैसे? गुरी ने बताया? नहीं, I was scared यार। तुम लोग तो अजमेर आ गए, मैं बैठ के यहाँ था। मैंने उसे इसने उस पैट मनेजिस को बताया और उसने न जाने किस किस को। और ये बात महेश सटोरिया को पता लगी और फिर Just a second. गुरी, महेश ने तुझसे क्या कहा? वो अचानक अंधेरे में से निकल कर आया। मैं कम से वापस आ रहा था। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये राज राज ही रहे और पुलिस को इस बारे में कोई खबर ना हो, तो मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। हमसे पंगा ना ले महेश, हम पहले 2 को लुढ़का चुके हैं और तीसरा। अबे ओ सियाने, चल चल सिद्धार्थ को जाके बोल के हिस्से 5 नहीं हिस्से होंगे 6। और चल फुट ले यहाँ से, चल। तूने उसको धमकाकर अलर्ट कर दिया यार। कह देना था हमने कुछ नहीं किया। सिद्ध, हमें फौरन अजमेर से निकल जाना चाहिए। या फिर उस महेश को पुलिस तक पहुंचने से रोकना पड़ेगा। विकी, 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 तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुझे लेने आया हूं बेटे। चलो आओ। सॉरी गाइस। सिद्धार्थ ने महेश को पैसे देने से इनकार कर दिया। बदले में महेश ने दिल्ली जाकर बैंक वैन रॉबरी केस के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर तेज बहादुर को सब कुछ बता दिया। किंग्स कैफे का पता, चारों लड़कों के नाम। 5वें साथी विकी का नाम उसे मालूम नहीं था। 2 महीने की नाकामयाब खोजबीन से हताश इंस्पेक्टर तेज बहादुर किसी भी सुराग की तहकीकात को तैयार थे। अगले ही दिन वो चारों के अरेस्ट वारंट्स लेकर अजमेर पहुंचे और अगले 3 दिन उनके घर, हॉस्टल और किंग्स कैफे को निगरानी में ले लिया। इधर चारों लड़के अपनी तरफ बढ़ते पुलिस के शिकंजे से बेखबर थे। अरे झूठ बोले कौआ काटे, ओ काले कौए तो डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तू देखता रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तू देखता रहियो। सिद्धार्थ, महेश की कुछ खबर मिली? गुरजीत ने कोशिश भी की उसे ढूंढने की? अरे सुनो, कहिए। 2 चाय ला।
दफे की चादरों फैल कर अपनी अपनी पोजीशन ले लो। नंबर 2, नंबर 4 के साथ आप बाएं की तरफ जाओगे, किसी को पता नहीं चले। यार सिड बेकार में पैनिक कर रहा है। ए देख कल का न्यूज़पेपर, पुलिस तो सोच रही है किसी साउथ अफ्रीकन नेशनल पॉल ने किया है सब कुछ। हमें कुछ दिनों के लिए अजमेर छोड़ देना चाहिए। आई थिंक सिड इज राइट। नंबर 5 कैफे के पीछे पोजीशन लो। नंबर 4 लेफ्ट से जाओ। सिद्धार्थ, तू हर वक्त इतना चुप कैसे रह सकता है सिद्धार्थ? उस गुरजीत को तो पकड़ के ना ठोकना चाहिए अच्छी तरह से। पर तू हर वक्त इतना कूल कैसे रहता है सिद्धार्थ? सब तेरी तरह ताव में आके गुस्सा करने लगे तो कैसे चलेगा? हाँ? काउंटडाउन टू कन्वर्ज। 5 4 3 2 1 आगे बढ़ो। सिद्धार्थ भगत, दिलावर मोहम्मद खान, गुरजीत सिंह मान और संजीव सूरी अपने अपने हाथ उठाकर बाहर आ जाओ। भागने की कोशिश बेकार है, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। कम ऑन आउट। ये बाकी लोग इधर से निकल जाएं। This is it guys. इकट्ठे हैं, इकट्ठे थे, इकट्ठे रहेंगे। शराब अस्करिया पहनाओ इन सबको। चारों को शहर के बाहर एक छोटी पुलिस चौकी ले जाया गया। उन्हें अलग अलग सेल में बंद करके इंटेरोगेट किया गया। मैं कुछ नहीं जानता। देख, तेरे सारे साथी जुर्म कबूल कर चुके हैं, अब तू भी बोल। बोल। मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? नहीं। कुछ नहीं पता? नहीं। बोल, पैसा कहाँ है? मुझे नहीं पता। पैसा कहाँ है? बोल। बोल पैसा। बोल साले। बोल पैसा कहाँ है? बोल। मुझे नहीं मालूम। पैसा कहाँ है? बस 4 लाख का पता है, मेरे घर पे स्टडी टेबल के दराज में है। ये पैसा तेरे दोस्त ने पकड़वाया है। अब तू बताएगा कि वो पिस्तौल कहाँ है। बोल। बोल। वो 8 mm वाली पिस्तौल मेरे घर में अलमारी में। 8 mm वाली नहीं, .455 जिससे कत्ल हुआ था, वो पिस्तौल कहाँ है? बोल। गुरजीत को मालूम। अब बोल, क्या कत्ल किसने किया था? बोल। बोल, तेरा 5वां साथी कौन है? पैसा कहाँ है? बोल। बोल। पैसा मेरे बाप के घर पे है। सिद्धार्थ ने पुलिस को बताया कि 25,000 रुपए उसके दिल्ली के घर की अलमारी में थे और बाकी पैसा उनके एक बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखा था। पुलिस ने सिद्धार्थ के घर पर रेड की और वारदात में इस्तेमाल की गई जीप से लेकर पैसों तक कई सबूत बरामद किए। सिद्धार्थ को यह भी कन्फेस करना पड़ा कि दोनों कत्ल उसी ने किए थे। मुझे फांसी कब होगी? चारों को अजमेर से दिल्ली एक स्पेशल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्लेन में लाया गया। वहां मैजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखते हुए उनके लिए एक सरकारी वकील अपॉइंट किया। सिक्योरिटी के लिए सिद्धार्थ को अपने दोस्तों से अलग एक कंडेम्ड सेल में रखा गया, जहां वो कानूनी कार्रवाई से बेखबर फांसी का इंतजार कर रहा था। मेरा ऑर्डर कब आएगा? 14 दिन। ये कौन है? ये क्या हो रहा है? लटकाने ले जा रहे हैं। साले ने अपनी बीवी का खून किया था। सिद्धार्थ भगत, मैं तुम्हारा वकील हूं, रमेश अग्रवाल। आर यू ऑल राइट? मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूं। मेरी फांसी से पहले प्लीज, मैं अपने आखिरी 14 दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहता हूं। अरे, अभी तुम्हारा केस भी शुरू नहीं हुआ है और तुम फांसी की बात कर रहे हो? अरे, कत्ल के मुकदमे तो सालों साल चलते हैं। मैं खूनी नहीं हूं। उसे गोली गलती से लग गई थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। गुड, मैं तुम्हें यही बताने आया था। तुम निर्दोष हो। पुलिस झूठ बोल रही है। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। देखो संजीव, तुम्हारे साथ उस रॉबरी में कौन कौन इन्वॉल्व था? कॉन्स्पिरेसी के केस में अप्रूवर की गवाही
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर ठोस सबूत मानी जाती है। पुलिस ने केस मैजिस्ट्रेट को बताया कि चारों में से एक को सरकारी गवाह बनाना पड़ेगा ताकि पांचवें साथी का पता और जुर्म का सबूत मिल सके। निशाना थे गुरजीत और संजीव। मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया है। वो सब रईस ज़्यादा तो छूट जाएंगे गुरजीत। तेरा क्या होगा? तेरी माँ के पास इतना पैसा है कि वो बड़े बड़े वकील कर सके, दिल्ली आकर पेशियां लड़ सके। इल्जाम तेरे मत्थे जड़ दिया जाएगा गुरजीत। मेरे दोस्त मुझे धोखा नहीं देंगे। दोस्त? अच्छा, पिस्तौल तुम्हारे पास थी, किसने बताया? तुम जानते हो ना कत्ल उसी पिस्तौल से हुआ है। मैंने कत्ल नहीं किया। मैं जानता हूं। तेरे दोस्तों ने तुझे बेकार फंसाया है। चल, अब तो मुझे अपने पांचवें साथी का नाम बता दे। मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। वैसे भी आपकी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? देखो, अगर पुलिस के गवाह बन जाओगे तो तुम्हें सजा नहीं होगी। तुम अपने परिवार के पास वापस जा सकोगे। देखो गुरजीत, अपनी मां के लिए इतना तो कर सकते हो तुम। पकड़े जाने के 3 महीने बाद गुरजीत ने सरकारी गवाह बनकर पुलिस प्रोटेक्शन मांगी और अपने पांचवें साथी का नाम भी बताया। उसी दिन विकी को अरेस्ट कर लिया गया। 2 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद केस सेशंस कोर्ट पहुंचा। इल्जाम है 21 जुलाई 1975 को तुमने, सिद्धार्थ भगत ने विक्की बग्गा, संजीव सूरी, दिलावर मोहम्मद खान और गुरजीत सिंह के साथ मिलकर एक बैंक वैन को लूटा। क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? ये झूठ है। ये भी कहा गया है कि .455 बोर की पिस्तौल के साथ तुमने अपने पूरे होशो हवास में और सोच समझकर वैन के ड्राइवर और गार्ड का खून किया। ये इल्जाम गलत है। तो तुम पर ये इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? पुलिस झूठा केस बना रही है। अप्रूवर ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है। चारों ने सारे इल्जाम झूठे बताए। उनका दावा था कि वे एक दूसरे को जानते तक नहीं और मौका वारदात के दिन दिल्ली से बाहर थे। 21 जुलाई 1975 को हम अपने गांव अमरावगंज में थे। हम वहां सालाना जाया करते हैं बरसात के मौसम में जमीनों की देखभाल के लिए। हम अजमेर 15 अगस्त के बाद ही वापस लौटे थे। अगर आप चाहें तो इन्वेस्टिगेट जरूर करवा सकते हैं। फिर वकील सफाई ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि उनके चारों क्लाइंट्स को धोखे से आई विटनेसेस के सामने लाया गया था। हमें दिल्ली लाने के बाद पहले कुछ लोग के सामने लाया गया जिन्होंने हमारी झूठी पहचान की। उसके बाद पुलिस ने हमको धमकाकर, पीटकर, डराकर जुर्म कन्फेस करवाया। अगर तुम निर्दोष हो तो पुलिस तुम्हारे खिलाफ ही केस क्यों बना रही है? सर, मेरा गुनाह यही है कि मेरे डैड बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और नेचुरली बहुत से पॉलिटिशियंस उनके दुश्मन हैं और ये पॉलिटिशियंस अब मेरे थ्रू मेरे डैड पर अटैक करना चाहते हैं। चार्जेस फ्रेम करके केस को ट्रायल कोर्ट ले जाने में 3 महीने लगे। केस की कार्यवाही गुरजीत की गवाही से शुरू हुई। मैं सिद्धार्थ भगत से 1974 में किंग्स कैफे में मिला। हम सभी दोस्त दिलावर, संजीव, सिद्धार्थ और मैं कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसी बीच सिद्धार्थ दिल्ली गया और उसने हमें वहाँ दिल्ली बुलाया और कहा कि विक्की के पास एक बड़ा प्लान है। गुरजीत ने प्लानिंग से लेकर वारदात तक की सारी कहानी कोर्ट को बताई, ये भी कि डकैती में किसकी क्या भूमिका थी। उसके बाद वकील सफाई के पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं बचा था। उसने गुरजीत को झूठा बताते हुए 15 दिन तक उसे क्रॉस एग्जामिन किया। एक आखिरी क्वेश्चन, क्या सिद्धार्थ ने गोली गार्ड पे चलाई थी या ताले पर? नहीं, सिद्धार्थ ने
शुरू से ही गार्ड और ड्राइवर को गोली मारने की ठान रखी थी। उसने उन पर जानबूझकर गोली चलाई। योर ऑनर, स्टेट गवाह की गवाही झूठी है। यह है स्टेट बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट। इससे यह पता चलता है कि जो गोली गार्ड को लगी उस पे कोई दूसरे मेटल्स के ट्रेसेस थे और वो मेटल्स वैन की सलाखों और तालों से मिलते हैं। गोली निशाना चूकने की वजह से सलाखों पे लगी, ताले पर नहीं। It was an accident, a mistake. Your Lordship, the target was the guard. और अगर सिद्धार्थ का मकसद कत्ल करना नहीं था, तो उसने दूसरी बार ड्राइवर पर गोली क्यों चलाई? क्या वो भी एक एक्सीडेंट था? और ये डकैती, क्या ये डकैती भी एक एक्सीडेंट, एक मिस्टेक थी? पर मैं उस गुरजीत को नहीं छोड़ूंगा। डैड को कह के उसकी रेड लगवा दूंगा मैं। तुमने तो सिद्धार्थ को शुरुआत से ही वार्न किया था उसके खिलाफ, कभी सुना ही नहीं उसने हमारी बात। Just look at him यार, हम सबको फंसवाने के बाद अब सिद्धार्थ को भी फंसवा रहा है, झूठ बोल रहा है। I'll kill that. ज्यादा हीरो मत बन। पुलिस टॉर्चर क्या है ये मुझे मालूम है। तू पिटता तो तू मुंह नहीं खोलता क्या? अप्रूवर नहीं बनता? जब हम पिट रहे थे तब तू कहां था रे? तू तो अपने डैड के गोद में छुप गया था। योर ऑनर, सरकारी गवाह की एक एक बात झूठी है। यह लेटर सबूत है। इसमें गुरजीत सिंह मान ने विकी बगा के पिता को धमकी दी है कि अगर वो उसकी बेवा मां को 50,000 रुपए नहीं देंगे तो वो विकी को भी कत्ल के इल्जाम में फंसवा देगा। ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी। दिस इज अ लाई। विकी के पिता ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम एक ब्लैकमेलर की गवाही को मानेंगे? योर ऑनर, ये स्टेट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट, वो चिट्ठी गुरजीत ने नहीं लिखी। इट्स सिंपली अ फोर्जरी। इसके बाद डिफेंस ने साबित करना चाहा कि 21 जुलाई 1975 के दिन गुरजीत बंबई में था और इसीलिए वो दिल्ली में हुई इस वारदात का चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता था। जज ने ये इल्जाम डिसमिस कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने मौकाए वारदात पर मौजूद 2 चश्मदीद गवाह पेश किए। वो बैंक के मुलाजिम जिन्होंने बंदूक की नोक पर पैसा वैन से उतारकर जीप में रखा था और लड़कों को पकड़वाने वाले इंस्पेक्टर तेज बहादुर। सेशंस कोर्ट में इस केस पर बहस 1 साल और चली। तारीखें पड़ती रहीं। इसी दौरान सिद्धार्थ ने जेल में कानूनी पढ़ाई शुरू की। उसे पता लगा कि कानूनन उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 7 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, वो भी सजा मिलने के बाद। उसने कानूनी लड़ाई से अपनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट खत्म करवाई। योर ऑनर, मेरी आपसे गुजारिश है कि सिद्धार्थ भगत को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये कत्ल सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक थ्रिल, एक मजे के लिए की गई है। इनफैक्ट योर ऑनर, सिद्धार्थ भगत के पिता खुद स्मगलिंग के जुर्म में 2 साल की सजा काट चुके हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस बात का इस जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्राइम एक गलती थी। योर ऑनर, ऐसी गलती जो 2 जाने ले सकती हैं, वो दोहराई नहीं जानी चाहिए। और कानून में एक ऐसी सजा है जो और लोगों को कत्ल करने से डरा सकती है, एंड दैट योर ऑनर इज दफा 302, सजाए मौत। सन 1979 में जज ने दिलावर मोहम्मद खान, विक्की बग्गा और संजीव सूरी को बैंक रॉबरी केस में सिद्धार्थ भगत का साथ देने के जुर्म में आईपीसी 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। सिद्धार्थ भगत को ड्राइवर और गार्ड की हत्या के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म मिला। साथ ही गैर कानूनी हथियार रखने के आरोप में सिद्धार्थ को 4 साल और दिलावर को 1 साल की सजा भी सुनाई गई। मामला अपील में हाई कोर्ट गया। 1 साल के बाद हाई कोर्ट ने भी सिद्धार्थ की फांसी और विक्की, संजीव और दिलावर की उम्र कैद की सजा को कंफर्म कर दिया। सिद्धार्थ ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अपीलों का यह सिलसिला जारी रहा। एक के बाद एक 5 बार अपील खारिज हुई। इधर सिद्धार्थ की मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति ने भी ठुकरा दी। सर, मेरे पैरोल की एप्लीकेशन। हाँ सर, आपने तो कहा था मैं। हाँ जिले सिंह, वो तुम्हारी एप्लीकेशन तैयार है, बस एक किताब और देखनी है। इसी दौरान सिद्धार्थ ने कानूनी पढ़ाई करते हुए जेल में कैदियों के हकों के लिए पब्लिक लिटिगेशन से जेल में सुधार करवाए।
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और कैदियों पर किए गए टॉर्चर्स के खिलाफ। सन 1982 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में उसकी उम्र और जेल में अच्छे बर्ताव को देखते हुए उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। सिद्धार्थ भगत 18 साल जेल में उम्र कैद की सजा भुगतने के बाद 1993 में जेल से रिहा हुआ। आज वो एक क्रिमिनल लॉयर है। विकी बग्गा 14 साल जेल में काटने के बाद दिल्ली में अपने पिता का कारोबार संभालने लगा। दिलावर मोहम्मद खान की सजा पूरी होने पर उसका अपने पिता के साथ समझौता हो गया। 1997 में वो कैलिफोर्निया, अमेरिका में जाकर बस गया। गुरजीत सिंह मान को केस बंद होने के बाद विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इंग्लैंड भेज दिया गया। वो आज भी वहीं है। संजीव सूरी की जेल से रिहा होने के बाद आज भी किसी को कोई खबर नहीं है। सन 1939 एक मां पर अपने ही बच्चे की हत्या का इल्जाम लगा। सवाल उठा कि इसे हत्या माना जाए या महज एक हादसा। कानूनी इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए इस केस ने कत्ल और गैर इरादतन कत्ल के बीच फर्क को समझने के लिए कानून को नई दिशा दी। आप लोग खामोश रहिए। अरे हुजूर, एकरा को ऐसी सजा दी है कि केहू ऐसे पाप करेगा नाम ना ले। तुम चुपचाप अपनी जगह खड़े रहो, शांत रहो। हाँ महुआ, तुम्हारा जो आदमी कह रहा है क्या वो सच है? तुमने अपने बच्ची को मारा? कहा बोली हुजूर, जबान खोले की वजह ही से तो ये दिन देखे को मिले। ये हम पर बहुत अत्याचार केले। बिहार के बाद से सुख के एको दिन न देखने को मिले। महुआ ने अदालत को बताया कि 2 बरस पहले उजागर से उसकी शादी हुई थी और ये कि उजागर का बर्ताव उसके साथ अच्छा नहीं रहा। रोज वो उसे पूरी तरह मारता पीटता था। जब बात उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने पंचायत बुलवाई। उजागर कहा था कि तोहार बिंदी टिकली करे से फुर्सत ना मिलेला, काम काज में तोहार मन ना लगेला, और तू कहतर कि ई हमरा के बहुत मार मारे। भगवान के कसम, हमरा ननकी के कसम, हम सच बोला थनी। पर अब और बर्दाश्त ना हुई। इका के समझा दे, नहीं तो का अंग्रेज बहादुर से हमरा शिकायत कर देवेगा। बिरादरी के सामने हमरा नाक कटाई के खुश हो गेला तू। अब मुंह में दही काहे जमा लेला? दुपहरिया में तो बहुत बकर बकर करत रही। अब घूरत का है? अरे तोरा लक्षण के कारण तो गांव का लोग हम पर हंसत है। उजागर के तो अपना मेहरारू पे काबू ही नहीं के। अरे जाए दे बाबू, जाए दे। इकरा तो कोनो फर्क ना पड़ी। ना माई, हम एकरा को आज ठीक करके ही छोड़े। बाबूजी के घर चले जाए। नंदी का छोड़ दे, नहीं तो हमसे बड़ा कोई ना हुई। चौखट से पाँव आगे बढ़ो ना तो तोड़ टंगली तोड़ देगा। चुपचाप बैठा घर में। किधर गई? भाग गई चुड़ैल। अब ये ससुरी हमरे से नहीं बची। अरे बाबू, जरा शांति से काम लेन। अरे कछु ऊंच नीच ना कर बैठी। महुआ, जेल में महुआ
जा रे महुआ, महुआ रुक जा रे, रुक जा रे महुआ। ये लोग काहे जमा भइल बा? हम यहाँ कैसे आ गए? ते अपना मर्द के जिंदगी भर पूजा करा, तोरा तो उके मौत के मुंह से बचा ली, नहीं तो कुआं में पड़ी सड़त रही। ननकी, हमार ननकी कहाँ बा? तू एकरा के हाथ में लगाइए। फिर हमार ननकी के तो एकरा की जान ली ने, अब तस्वे का हाथ रही। उजागर ने महुआ को आखिर तक ननकी की लाश के करीब नहीं आने दिया। पूरा गांव उसको ताने सुना रहा था। भूखी प्यासी महुआ को उजागर ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मामला पंचायत के सामने पहुंचा। तोर मरद तोरा पीछे दौड़त रहे, तोरा के बचावे खातिर, तो रुकले काहे ना? बचावे खातिर ना, हमरा के मारत खातिर दौड़त रहा। का बोलत? तोरा के मारे खातिर दौड़त रहे? तो तोहा के कुएं में कूद के बचायत काहे? राम प्यारी, ते चुप रह, ओकरा के बोले दे। जब हमरा पीछे ही दौड़लन तो हम बहुत डरा गई नी, हम घबरा गई नी कि का करी का ना करी। हमरा समझ में कुछ नहीं आयल। सामने कुआं देखे उमा जाकर कूद गई नी, ननकी को लेके हम कूद गई नी। सरपंच जी, वही दिन इतना गुहार कईली कि हमका बचाए ले, हमका बचाए ले। पंचायत तक कहूँ ना सुने, अब देखी कहाँ है, हमरा ननकी उसे छीन गई। अपनी लड़की को मारी के बाप हमरा सर पे चढ़ावल चाहत। डाइन है डाइन, अपने बच्चे को खा गई। देखो गजब होई कमाल। हम मार देनी ननकी के, हम मार देनी ननकी के, हम मार देनी ननकी के। हाँ, हम मार देनी ननकी के हुजूर, हुजूर हम ननकी के मार देनी। खामोश। अब महुआ के इस इकबालिया बयान के बाद अब मैं ये केस बनारस सेशन कोर्ट को भेज रहा हूं, जहां महुआ पर 2 केस चलेंगे, एक आत्महत्या का और दूसरा अपनी बच्ची की हत्या का। महुआ, तुमने कोई वकील किया क्या? जब हम कही देनी कि हम अपना ननकी के खुद ही मार देनी, तो फिर वकील बाबू का काम? योर ऑनर, अगर कोर्ट इजाजत दे तो ये केस मैं लड़ना चाहूंगा। मेरा नाम श्रीकांत अवस्थी है। इजाजत है। गांव के रूढ़िवादी माहौल में महुआ ने पंचायत बुलाने की हिम्मत की, अपने पति के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। शायद यही बात मार्क्सवादी विचारों वाले श्रीकांत अवस्थी को भा गई और वो महुआ को इंसाफ दिलाने में जुट गया। महुआ जमानत पर छोड़ दी गई। बनारस में केस की सुनवाई के लिए आए उजागर ने महुआ को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। श्रीकांत ने अपने घर में महुआ को रहने की जगह दी। अब श्रीकांत के लिए सबसे जरूरी था कि किसी तरह से महुआ की खोई हुई हिम्मत लौट आए। क्यों इस तरह से अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो महुआ? खिलवाड़ तो हमारे संगे ऊपर वाला करत तारे। बिरादरी, भाग्य सब हमारा साथ छोड़ दे। अरे बिरादरी भाग गया भाड़ में, तुम खुद क्यों अपना साथ छोड़ने के लिए आमादा हो? सब
हुआ तुमने आत्महत्या करने के इरादे से कुएं में छलांग नहीं लगाई? नहीं, हम मरद खातिर ही कूद रही। हमें ननकी का जान नहीं। अरे वहां पर खूब अंधेरा था, तुम भागी जा रही थी, तुम्हारा पति उजागर तुम्हारे पीछे धमकियां देते हुए भाग रहा था। अचानक सामने कुआं आ गया, तुम्हारा पैर फिसल गया, तुम एक बच्ची को गोद में लेकर नीचे गिर पड़ी। तुमने अपनी बच्ची की जान नहीं ली। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आते। सच क्या है? सच क्या है कि तुमने अपने बच्चे की जान ली? ना हुजूर, ये सब झूठ बा। हम कुआं में कूदल ना रही। अंधेरा में हमार पैर फिसल गए और ननकी के साथ हम कुआं में गिर गए नहीं। एक बार फिर ठीक से सोच लो, ठीक से सोच लो कि तुम कुएं में कूदी थी या गिरी थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। चौबे जी मेरी अनपढ़ मुवक्किल से बार बार वही सवाल पूछ के इसे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑनर, मैं नहीं, बल्कि बार बार अपना बयान बदलकर ये औरत कोर्ट को बहकाने की कोशिश कर रही है। ये रहा इसका वो बयान जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। इसमें इसने साफ साफ बयान किया है कि अपनी बच्ची को लेकर के ये कुएं में कूदी थी। गांव की पंचायत के सामने भी इसने यही कबूला। जाहिर है इस पर भारी दबाव डालकर इससे बयान बदलवाया गया है। योर ऑनर, ये भी तो हो सकता है कि वो पहले वाला बयान महुआ पर दबाव डालकर बुलवाया गया हो। एक तरफ बनारस सेशन जज की अदालत में महुआ पर धारा 302 के तहत हत्या के मामले की सुनवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ 5 सदस्यों वाली जूरी के सामने उस पर धारा 309 के तहत आत्महत्या का मुकदमा चल रहा था। महुआ की ग्राम पंचायत का सरपंच भी इस जूरी का सदस्य था। 5 में से 3 ब्रिटिश सदस्यों वाली इस जूरी का फैसला अपने हक में करवाने के लिए श्रीकांत अवस्थी और ईश्वरी प्रसाद चौबे दोनों जी जान से जुटे हुए थे। वो महज इसलिए कि वो घर से निकली ही इस इरादे के साथ थी कि पहले अपनी 6 महीने की बच्ची की जान लेगी और उसके बाद आत्महत्या करेगी। जूरी के मेंबरान इस बात पर गौर करें। जूरी के मेंबरान इस बात पर गौर करें कि अगर महुआ का इरादा आत्महत्या करने का ही होता तो वो कुएं में गिरने के बाद मदद के लिए आवाज नहीं लगाती और ना ही अपने पति उजागर को उस बात का मौका देती कि वो उस कुएं से निकालकर बाहर ले आए। लेकिन योर ऑनर, हम यहाँ पे इस बात पर बहस नहीं कर रहे हैं कि कुएं में गिरने के बाद क्या हुआ। हम यहाँ बहस कर रहे हैं सेक्शन 309 के अंतर्गत आत्महत्या की कोशिश पर। सेक्शन 309 में यह बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आत्महत्या का फैसला जब तक पूरे होशोवास में नहीं लिया जाए तब तक उसे आत्महत्या नहीं माना जा सकता। और महुआ जब कुएं में गिरी तो ये कोई सोच समझने के बाद में आत्महत्या करने का फैसला नहीं था, बल्कि अपने पति उजागर के खौफ से बचने के लिए एक बदहवास सी कोशिश थी, क्योंकि उसे डर था कि उसका पति उजागर उसे मार डालेगा। और अब मैं आपकी इजाजत चाहता हूं कि मैं उजागर को कटघरे में पेश कर सकूं। क्या ये सच है कि महुआ से तुम्हारी बनती नहीं थी? बुरा गवार से क्या बना के रखी साहब? तो क्या इसलिए तुम उसे मारते पीटते थे? अरे मरद बहरारू में तो मारपीट होत रहे साहब। एक आई मतलब तो नहीं कि भरल पंचायत में हमारा नाक कटाई दे, हमारा इज्जत गिराई दे। यही बात की खातिर में इसको डांटन रही और ये ससुरी हम पर भड़क गई। एक मिनट जरा आराम से याद करो कि तुमने उसे सिर्फ डांटा ही था। भगवान की कसम साहेब, भगवान की कसम। ये झूठ बोलत रे। ये देखी हमरा के कितने मरले, रोज हमरा के मारत रहलन और ऊ दिन भी हमका मरते रहले। क्या महुआ सच कह रही है? उस रात उजागर ने महुआ को मारा था कि नहीं? एकरा के तो लक्षण है ऐसन भा, मार खाए वाला, हमेशा अपनी मनमानी करत रहेला। अच्छा, और उस रात जब उजागर महुआ को ढूंढने के लिए निकला तो वो क्या कह रहा था? ई कहलस आज ससुरी हमारे हाथ से न बची। योर ऑनर, मेमरान ज्यूरी, 9 अगस्त की रात को जब महुआ ने उजागर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो इस बात को समझ गई थी कि उजागर उसकी जान भी ले सकता है और वो उजागर से जान बचाने के लिए कुएं की तरफ बढ़ी थी, न कि अपनी जान देने के लिए। का जाता नहीं, ये रास्ता तो रेलवे स्टेशन की ओर जाता नहीं। चौबे जी, ये ससुरी भागती है। अब अपना केस बिगड़ जाए चौबे जी। अरे भागते कहाँ भाग के जा रहे हो? और वो भाग कर आकर जाएगी कहाँ? इससे तो उनका केस बिगड़ेगा। चौबे जी, हाँ मोकरा वकील बाबू को नहीं छोड़े। अरे अरे उजागर, ए उजागर, उजागर! ये क्या होता भाई? जब केस हारा लगल हा तो भगवा को भगा दी। जब तो अगर तोरा बेटी मरल रही ता तोरा के पता चले। क्या बकवास कर रहे हो? ये टाइम है आने का। वाह जी वाह,
महुआ को तो बगाल दे और हमका कहते रहे कि टाइम में आने का। क्या किसने भगा दिया महुआ को? महुआ महुआ काहे नौटंकी करत रहे? रहू तो स्टेशन की ओर जात रहे और तू हमका नौटंकी कर रहा। अरे जात की तरह पूरा। रोको रोको, मैं कह रहा हूं। क्या मजाक है ये? हैं? कहां जा रही थी? जाओ, शौक से जाओ। अरे बेवकूफ, पुलिस तुम्हें पाताल से भी खोज निकालेगी, तुमको मालूम है? और उसके बाद अदालत में मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा और फिर सड़ती रहना जिंदगी भर जेल की कोठरी में। जाओ, अब रुक क्यों गई? जाओ। आप समझत नहीं की वकील साहब, हमरा तो फांसी होइबे करी। सब समझत हम अपना ननकी के मरले बानी। सब जज बालिस्टर जी हमरा पे फैसला देवे। योर ऑनर, पीनल कोड के सेक्शन 299 के मुताबिक बिना इरादे से किया गया कत्ल कत्ल नहीं माना जाता और अब तक साबित हो चुका है, साफ हो चुका है कि महुआ अपने होशोवास खो बैठी थी और ऐसे में वो अपने बच्चे की हत्या का इरादा तो क्या, उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरा सबमिशन ये है योर ऑनर कि महुआ ने ये रास्ता जानबूझकर अपनाया। जानबूझकर नहीं ऑनर, बल्कि घबरा कर। उजागर सिंह से बचने का कोई और रास्ता न पाकर महुआ ने ये कदम अपनाया। योर ऑनर, ये एक गैर इरादतन हत्या का मामला है, ना कि सोच समझकर की गई हत्या का। दिस इज अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। हमरा सब लोग के मालूम बा कि ई अपनी बेटी के मरले बिया, ता हमनी के फैसला भी ई होके चाहिए। अगली सुबह जूरी को फैसला सुनाना था कि महुआ आत्महत्या के मामले में कसूरवार है या नहीं। जूरी का फैसला बहुत मायने रखता था। अगर जूरी कहती कि महुआ कसूरवार है तो सीधे मान लिया जाता कि वही अपनी बच्ची की मौत का कारण बनी। लेकिन अगर जूरी का फैसला होता कि महुआ अचानक गलती से कुएं में फिसल गई तो ये बात साफ हो जाती कि उसकी बच्ची की मौत महज एक हादसा थी। It was the desperate attempt of an ill-treated mother to save herself and her baby. It was clearly an accident. चूंकि महुआ पर चल रहे दोनों मामले जुड़े हुए थे, इसलिए तय किया गया कि आत्महत्या पर जूरी का फैसला हत्या का केस सुन रहे जज के सामने ही सुनाया जाएगा। Has the jury reached a verdict? We have, Your Honor. In the case of the Emperor versus Mahua, we find the accused not guilty of attempted suicide. She is to be acquitted. The jury's verdict is baseless and should be set aside. जज ने कहा कि जूरी का फैसला बेबुनियाद है, इसलिए उस पर ध्यान न दिया जाए। जज का मानना था कि महुआ आत्महत्या की कोशिश के मामले में दोषी है, इसलिए अपनी बच्ची की मौत की भी वही जिम्मेदार है। फिर जज ने यह केस इस सिफारिश के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया कि मुलजिम महुआ को धारा 309 और 302 के तहत कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। Section 309 and 302. 14 अक्टूबर 1939 को महुआ को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। बाद में उसे इलाहाबाद जेल भेज दिया गया। उजागर और उसकी मां इस तसल्ली के साथ गांव लौट आए कि अब महुआ को सजा से छुटकारा नहीं मिलेगा। वो दिन आप हमरा के जाए ना देनी, देखो अब हम फांसी पर चढ़ब। लेकिन वकील साहब, अब हमरा जियल चाहतनी, अब हमरा मरला से डर लागत है। अगले 7 महीनों तक हाई कोर्ट में महुआ केस पर बहस चलती रही। श्रीकांत अवस्थी इस केस से इतना जुड़ गया था कि वो बनारस छोड़कर इलाहाबाद आ गया। इस दौरान श्रीकांत ने महुआ से बार-बार इस हादसे पर बात की। उसे तलाश थी एक ऐसे मुद्दे की जो अदालत में उसकी दलीलों को मजबूत बना सके। और एक दिन जब महुआ ने उसे ननकी के जन्म से जुड़ी दाई की चेतावनी के बारे में बताया तो श्रीकांत को मानो वही सुराग मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। राम प्यारे, कुछ भारी गड़बड़ लागत है। बचुआ का जन्म हुई तो ये महुआ न बच भी,
इकरा को तो अभू गिरा दो। ना, हम ऐसा ना करे दे। हमरा के बच्चा चाहिए। अरे कुछ हो जाए तो हम देख ले। महुआ के इलाज के खातिर हम इसके तहसील तक ले जाए। शाबाश शाबाश। इकरा के तो बहुत खून गिरल थी, अब ते न बचबी। मरला से नहीं खे डरल। हमरा बच्चवा के कछु ना होए के चाहिए। उजागर तोहार लड़की बहन बा, बाहर जा। लड़की का मुंह देख ला तो तोहरा दिन दशा खराब हो जाए। और अपनी बच्ची के रोना सुनकर महुआ उस एक पल में फिर से जीने के लिए बेताब हो उठी। मौत से जूझने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके ना रहने पर उसकी ये बच्ची, उसके पति उजागर और उसकी सास रामप्यारी की आंख में हमेशा किरकी बनी रहेगी, क्योंकि वो लोग लड़का चाहते थे, लड़की नहीं। माय लॉर्ड, एक मां की इस इच्छा शक्ति के सामने ना तो कानून के पास में कोई जवाब है और ना ही साइंस के पास। और उस बच्ची के जन्म के बाद दाई ने उसे आकर बतलाया कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में चौबे जी? महुआ इस बात से भली भांति वाकिफ थी कि इस बच्ची के जन्म से उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता, लेकिन इसके बावजूद उसने बच्चा नहीं गिराया। क्या आप इसे भी आत्महत्या कहेंगे? माय लॉर्ड, जिस मां को यह बात मालूम हो कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी, क्या वो अपने इकलौते बच्चे की जान लेने की मंशा रख सकती है? जूरी के फैसले से सहमत होते हुए अदालत ने महुआ को आत्महत्या के मामले में बेकसूर माना और उसे धारा 302 के तहत कत्ल के इल्जाम से भी बरी कर दिया। महुआ को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के जुर्म में 6 महीने की सजा हो सकती थी, लेकिन अदालत ने यह कहा कि चूंकि महुआ पहले ही 8 महीने जेल में गुजार चुकी है, लिहाजा उसे रिहा कर दिया जाए। कौन पागल वकीली का बचा ले? गांव वालों के तमाम लांछनों के बावजूद महुआ के कदम नहीं डगमगाए। उसने अपने दम पर पूरी जिंदगी गांव में ही गुजारी। महुआ ने जब आखिरी सांस ली, तब हाई कोर्ट के फैसले को 30 साल बीत चुके थे।